Okay, so this is lecture 9 on system of particles and rotational motion. Last lecture में हम लोगों ने moment of inertia किया था. कैसे particles के moment of inertia find out करते हैं वो किया था. ठीक है, आज हम करने वाले theorems of moment of inertia. Moment of inertia से दो theorems निकलते हैं. ये theorems बहुत important हैं to solve questions on uniform mass. लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था दैट वाज अबाउट द पॉइंट मासेस, मतलब ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स रखे हुए, सेपरेट पार्टिकल्स हैं, डिस्क्रीट. ठीक है, अगर कंटिन्यूस मास है तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी. ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी यूज़ में आते हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ अलग अलग पार्टिकल्स के लिए किया है, तो मैं एग्जाम्पल्स उसी का देके बताऊंगी. नेक्स्ट लेक्चर में इट विल बी ऑन द कंटिन्यूस मासेस. ठीक है, सो वील स्टार्ट थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. The theorems of moment of inertia help us to calculate moment of inertia of a body about a given axis provided moment of inertia of that body about a particular axis is given. Suppose कोई body है, इस axis के लिए आपको moment of inertia given है. ठीक है, अगर आपको इस axis के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे? Without actually solving. ठीक है, डायरेक्ट थ्योरम निकाल के हो जाएगा. या फिर इस प्लेन के अंदर से जा रही है लाइन, उसके एक्सिस के अराउंड निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द थ्योरम्स वी हैव टू थ्योरम्स. वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड द अदर इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, परपेंडिकुलर और पैरेलल. तो फर्स्ट इज परपेंडिकुलर. नाम से पता चल रहा है कि हम किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट क्या है? The moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of moments of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axes in its own place and intersecting each other at the point. तो इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है क्या है बेसिकली, अगर सपोज आपका 2D में कोई ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन लैमिना है, आप इसका एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आप इसका वाई एक्सिस के अराउंड निकाल दो. ठीक है, तो अगर आपको जेड एक्सिस के अराउंड निकालना है, जेड एक्सिस मतलब सपोज ये प्लेन के अंदर जा रही है एंड जेड एक्सिस भी सेम, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से अंदर जा रही है. तो जब भी मैं क्रॉस ड्रॉ कर रही हूँ मतलब वो प्लेन के अंदर जा रही है चीज़. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको इस एक्सिस के अराउंड पता है, इस एक्सिस के अराउंड पता है, और आपको कौन सी एक्सिस के अराउंड निकालना है? जेड एक्सिस के अंदर. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई. मतलब आई जेड अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप जेड के लिए ऐसे निकाल सकते हो. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इज इट कैन ओनली बी यूज इन 2 डायमेंशन. ठीक है, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, इन सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट नहीं कर सकते यूजिंग दिस. ओनली एंड ओनली 2D. ओके, ठीक है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि परपेंडिकुलर, एक्स वाई परपेंडिकुलर थे, तो जो थर्ड एक्सिस थी उसके अबाउट आप निकाल पाए. ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला. ऑल राइट, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम सपोज करते हैं कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स का बना हुआ है. हम कोई भी एक पार्टिकल का अगर लें तो हम कंसिडर कर लेते हैं दैट स्मॉल मास इज DM. स्मॉल मास इज DM. ऑल राइट, और ये पॉइंट इस दूरी पर है, यहाँ पर, तो इसका कोऑर्डिनेट है x, y. ठीक है, अगर मैंने बोला कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है, सपोज ये आपका कोई भी पॉइंट है. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x, y. तो जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, अगर x एक्सिस के अबाउट निकालना है आपको, अगर आपको x एक्सिस के अबाउट निकालना है तो आप डिस्टेंस क्या लोगे? y लोगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेते हैं. और अगर हमें y एक्सिस के अराउंड निकालना है, y एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम x एक्सिस वाला डिस्टेंस लेंगे. ये क्लियर है? ठीक है, तो देखो अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल मास, तो उसे हम dix बोल दें. वो क्या हो जाएगा? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. तो उसका मास इज dm, और डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस x एक्सिस के अराउंड अगर ले रहे हो तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर में ये जो y कोऑर्डिनेट है वही होगा, तो इट इज dm y स्क्वायर. सिमिलरली diy क्या हो जाएगा? dm x स्क्वायर. एंड अगर मुझे z का निकालना है, तो मुझे बताओ क्या ये राइट एंगल बन रहा होगा x y और ये z होगा? तो अगर आपने इसका डिस्टेंस r लिया है तो क्या आप लिख सकते हो दैट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर? ऐसे ही तो लिखोगे. ठीक है, तो ये जो diz है वो होगा dm r स्क्वायर,
जहाँ पे r क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द z एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा dm r स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से diz कितना आ गया, dm x स्क्वायर प्लस dm y स्क्वायर, एंड dm x स्क्वायर क्या है आपका, इट इज diy, एंड dm y स्क्वायर क्या है, dix। तो ये आपका स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस कितना आ गया, diy प्लस dix। अगर आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करोगे, समेशन कर दोगे अगर पार्टिकल्स अलग अलग हैं डिस्क्रीट, और इंटीग्रेट कर दोगे अगर कंटिन्यूअस है। अभी हम फिलहाल ये लेकर चल रहे हैं कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, तो क्या करोगे, समेशन करोगे, इसका भी समेशन होगा, इसका भी समेशन होगा, तो इसका समेशन जब करोगे तो पूरा आई वाई आ जाएगा, पूरा इनर्शिया, छोटा 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 इनर्शिया जब ऐड करोगे तो पूरा इनर्शिया आ जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो जब आप सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो आपको ओवरऑल चीज़ ही मिलेगी। एंड सिमिलरली दिस पर्टिकुलर थिंग इज आई एक्स, तो क्या मिल गया आपको, आई जेड इज इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई एक्स। इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज अ स्मॉल प्रूफ। अब इसको हम क्वेश्चन से देखकर करते हैं। फाइंड आई अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन इन द फॉलोइंग केस। ये जो केस है, देखो पहले तो चेक करो 2D है, यस 2D है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है, जो तीनों क्या कर रही हैं, कोऑर्डिनेट ओरिजिन से जा रही हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस लिया मतलब ये ले लिया आपने, तो मुझे बताओ ये मास और ये मास के लिए तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सेम एक्सिस पे अगर मास लाई कर रहा है तो उसके लिए जीरो हो गया, ठीक है। तो हमें बचा सिर्फ ये दोनों मासेस, और इनका डिस्टेंस कितना है, इट इज ए, इट इज ऑल्सो ए। तो कितना हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, दैट इज 2m ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली इफ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट वाई एक्सिस, तो अबाउट वाई एक्सिस मतलब ये वाली चीज़, मतलब ये मास और ये मास के लिए तो जीरो हो गया, बचा आपके पास ये मास और ये वाला। इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, तो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर दैट इज 2m ए स्क्वायर। समझ आ गई बात? तो अबाउट वाई एक्सिस में मिल गया, अबाउट एक्स एक्सिस में मिल गया। अब आपको निकालना है अबाउट जेड एक्सिस। वी नो दैट आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, तो बेसिकली दोनों को ऐड कर दो, 4m ए स्क्वायर आया। फिर भी हम एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं, वैसे आप ये यूज़ करोगे वेरिफिकेशन के लिए। देखो जेड एक्सिस मतलब इस प्लेन के अंदर जा रही है, अंदर, तो अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस मास के लिए तो जीरो हो गया, क्योंकि ये जो मास है इट इज़ लाइंग ऑन दैट एक्सिस। बचा आपके पास ये और ये वाला मास। इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ए, और इसका क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ये तो प्लेन के अंदर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, दैट इज √2a। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, इसके लिए हो गया एम ए स्क्वायर, इसके लिए हो गया एम ए स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो गया m इंटू √2a स्क्वायर, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वॉज √2a। तो कितना हो गया 2m स्क्वायर, ऐड किया तो 4m स्क्वायर आ गया, ठीक है। और अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते तब भी हमारा आंसर 4m स्क्वायर ही आता, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन। याद क्या रखना है कि जो एक्सिस थर्ड एक्सिस आपकी पास हो रही है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों से, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए पहली चीज़, एंड दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ही पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये एक्सिस ली, ये एक्सिस ली और फिर जेड आपने कहीं यहाँ पर ले लिया और आप रिजल्ट लगा रहे हो, नहीं। कब लगेगा, जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जा रहा होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फॉर नाउ वील जस्ट डू वन एग्जाम्पल ईच। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाम से पता चल रहा है पैरेलल एक्सिस होगी, उसके लिए यूज करेंगे हम। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस is equal to its moment of inertia about a parallel axis through its center of mass plus the product of mass of the body and square of perpendicular distance। इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सपोज एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास हो रही है और हमें इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मतलब हमें ICM पता है। और अगर हम कोई एक्सिस ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू दिस एक्सिस एंड इट इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XY एक्सिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू a स्क्वायर। m क्या है, टोटल मास, मतलब बेसिकली इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना, ये ऐसे कोई डिस्टेंस नहीं लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ गई बात? सो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज दिस। क्लियर है? इसके लिए दो चीजें याद रखो। सबसे पहली बात कि जो पहला है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी ली, ये दो पैरेलल एक्सिस हैं, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसके अबाउट आपको पता है, इसके अबाउट आप सेम फॉर्मूला लगा रहे हो, नहीं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट थिंग। ठीक है? सेकेंड थिंग, ये आपको लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई और डिस्टेंस नहीं लोगे। एंड थर्ड थिंग, मास, पूरी बॉडी का मास होता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, तो आप सिर्फ स्मॉल m ले रहे हो। चारों का मास कितना हो जाएगा? 4m। तो यहाँ पर फॉर्मूले में जब रखोगे तो 4m रखोगे, टोटल मास होगा। समझ आ गई बात? ठीक है? तो इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। तो सपोज करो कि बहुत सारे पार्टिकल्स की बनी हुई है बॉडी, लेकिन हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल ले रहे हैं, ये वाला। ठीक है? विच इज एट r डिस्टेंस या r डिस्टेंस, ये मास ले लिया mi, और इसका डिस्टेंस है ri फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, और ये एक और एक्सिस है जिसका डिस्टेंस h है। तो बेसिकली उसका मास से डिस्टेंस कितना हो गया? h प्लस ri। ठीक है? तो देखो, अगर मुझे मैं नॉर्मल फॉर्मूला लगाऊं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और मैं स्मॉल क्यों लेके चल रही हूँ? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग जस्ट वन पार्टिकल, और ये तो बहुत ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है। तो dixy क्या हो जाएगा? उसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस मास का, इस एक्सिस से? इट इज ri प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है? एंड अगर मैं ये इस मास का इस एक्सिस के अबाउट निकालूं, इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? मास इनटू ri स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्लियर है? अभी नॉर्मल में फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है? और d क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग फॉर द वन पार्टिकल। तो dixy मतलब xy एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा? mi ri प्लस h स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा? इंटीग्रेट कर दूं या समेशन कर दूं? तो समेशन किया तो क्या हो गया? समेशन ऑफ mi ri प्लस h स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? ri स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ri h। ओके? इसको लिखोगे अलग अलग करके तो क्या आएगा? समेशन mi ri स्क्वायर प्लस समेशन mi h स्क्वायर प्लस समेशन mi 2ri h। ये तीन क्वांटिटीज आएंगी। क्या ये क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास? दिस क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये h क्या था? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था h, और ये समेशन mi विल बी कैपिटल M जो टोटल मास है। ठीक है? और बची आपकी थर्ड, सिर्फ ये चीज बच जाती है। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट हमें सिर्फ ये चाहिए। ये हो गया आपका ICM, और ये हो गया आपका मास इनटू h स्क्वायर, ये चाहिए। मतलब ये क्वांटिटी जीरो होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी जीरो होती है। कैसे होती है जीरो? देखो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालना याद हो तो वो क्या होता था? समेशन mi ri अपॉन समेशन mi, समेशन mi ri अपॉन समेशन mi, यही तो करते थे। m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ठीक है? तो बेसिकली हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। देखो ना, इस तरीके से हमने ओरिजिन कंसिडर कर दिया, फिर ये डिस्टेंसेस होते हैं। तो इधर क्या है? ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, ये जीरो है, मतलब समेशन mi ri जीरो हो गया। और अगर समेशन mi ri जीरो है तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी थी h तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो। ठीक है? ये जीरो क्यों हुई? बिकॉज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो दिस वॉज अ स्मॉल प्रूफ। नाउ ये जो थ्योरम है इट कैन बी यूज्ड इन 1D 2D 3D, किसी में भी यूज हो सकता है। इस पे ऐसे कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड थ्रू AD। तो एक तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास हो रही है और एक AD के थ्रू पास हो रही है। तो एक में हम क्या करते हैं? हम नॉर्मल फॉर्मूला से निकालते हैं, और दूसरे में अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल लेंगे ना, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ठीक है? टू वेरीफाई। तो सबसे पहले हम नॉर्मली लगाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाएगा? इसका मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर यानी ma स्क्वायर
इसके लिए भी कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस यही होगा, इसके लिए भी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसके लिए भी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। सो एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर दैट इज 4ma स्क्वायर। तो ये किसके अबाउट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AD, तो देखो AD मैंने ड्रॉ किया। अब ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा बिकॉज दे आर लाइंग ऑन दैट एक्सिस। बचा क्या आपके पास, ये और ये। इसका डिस्टेंस इधर से कितना है 2a, तो कितना हो जाएगा m इंटू 2a स्क्वायर। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा m इंटू 2a स्क्वायर, दैट गिव्स यू 8ma स्क्वायर, 8ma स्क्वायर, ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि अगर हम AD का ना निकालते डायरेक्टली, अगर हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते तो आंसर आता कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AD इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू h स्क्वायर, जहाँ पे m इज अ टोटल मास एंड h इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब पहले बात तो ये क्लियर कर लो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऑब्वियसली है, तो लगा सकते हैं, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब मुझे बताओ इधर टोटल मास कैपिटल M कितना है, कैपिटल M 4m है, चारों के मासेस ऐड किए, एंड h कितना है, h इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। a है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाया तो ICM कितना आया था आपका 4ma स्क्वायर, और mh स्क्वायर क्या आ गया, मास की जगह 4m लिखा और h स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, ऐड करोगे तो आएगा 8ma स्क्वायर। और क्या वही आपका आ रहा था ऑलरेडी, मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा डिटेल में ये होगा तो समझ आ जाएगा।